वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन सेनेट के इंतखाब की और उससे कबल जो सियासी सूरत हाल सामने आ रही है। हुकूमत ने यह वाजे कर दिया है कि 3 मार्च को इस्लामाबाद की नशिस्त के ऊपर जो अपसेट हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सीट हारी, तो उसके बाद अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के अंदर शिकस्त जो है वो एक ऑप्शन बिल्कुल नहीं है और अब हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा जिसके ज़रिए जो हुकूमती उम्मीदवार हैं सादिक संजरानी साहब, उनकी जीत को मुमकिन बनाया जा सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब के मुताबिक 12 मार्च को होने वाले चेयरमैन सेनेट के जो इंतखाब है उसके लिए हुकूमत अब पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने अपने बयान के अंदर ये भी वजाहत की कि हुकूमत आइनी, कानूनी और इखलाकी लिहाज से जो भी ऑप्शन उनके सामने है उसको इस्तेमाल करेगी। पीडीएम के कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और अब्दुल गफूर हैदरी साहब होंगे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए। नवाज़ लीग अब ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इस इंतखाब के लिए गैर जमहूरी जो हरबे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आज की दूसरी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे अली हैदर गिलानी साहब की जानिब से पीटीआई एमएनएस को वोट ज़ाया करने की तरगीब देने वाली जो वीडियो थी उसके हवाले से एक फ़ैसला दिया है। पीटीआई की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसको रोके जाने की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है और जो मज़ीद समात है वो 22 मार्च तक मुलतवी कर दी है। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाने के बिलावल भुट्टो के इशारे पर भी काफ़ी बात हो रही है, मगर इस हवाले से नवाज़ लीग का जो किरदार है वो ख़ासा अहम है, क्योंकि अगर सीट्स हैं किसी जमात की पंजाब असम्बली में तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की ही हैं, मगर लगता नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली से इत्तफ़ाक़ करती है। मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने हालिया बयान के अंदर ही ये वाज़े कर दिया है कि उनकी जमात जो है पीटीआई के वज़ीर आला को हटाकर हुकूमती इत्तेहाद ही के किसी शख्स को लाने के हक़ में नहीं है। यानी नवाज़ लीग इस हवाले से काफ लीग को सपोर्ट नहीं करेगी। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से अपोजिशन कितनी पुरइत्माद है, उसके क्या खदशात हैं, पंजाब के अंदर सियासी तब्दीली के लिए क्या नवाज़ लीग मुतहरक हो सकती है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। एहसन साहब, सर शिबली फराज साहब का जो बयान है जो कल जियो पे इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बात की, काफ़ी उस पर बहस हो रही है। सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं इस बयान को? क्या ये कह सकते हैं आप कि ये अपोजिशन के लिए किसी किस्म की एक वार्निंग है या आप लोगों को अब तैयार हो जाना चाहिए फॉर अ डिफीट इन द चेयरमैन सेनेट इलेक्शन? जी आरफा साहब, देखिए मैं समझता हूँ कि शिबली फराज साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने इतराफ़ किया है कि पीटीआई किस नौइयत की सियासत करती है। अभी आपने देखा कि सेनेट के अंदर जो इंतखाब हुए हैं उसके 2 मैं पहलू ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला पहलू तो यह है कि इस इंतखाब में किसी जमात के अंदर से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई कि किसी पार्टी ने सेनेट में अपना टिकट फ़रोख्त किया हो, और मुझे फ़ख्र है कि मुस्लिम लीग नून ने जितनी टिकटें दी हैं वो सब मिडिल क्लास के लोगों को दी हैं, प्रोफेशनल्स को दी हैं, उसमें एक भी सरमायादार नहीं है। और पीटीआई ने तो चुन चुन के जो करोड़पति अरबपति थे उन सबको अकोमोडेट किया, और वाहिद पीटीआई जमात है जिसके अंदर से ये आवाज़ आई कि टिकटें फ़रोख्त हुई हैं। सिंध में इल्ज़ाम लगाया गया कि 35 करोड़ में बेची गई है। बलूचिस्तान में पीटीआई की सूबाई ब्रांच ने इल्ज़ाम लगाया कि 70 करोड़ की बेची गई है। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक बड़ी अखलाकी बरतरी का मुजाहरा किया, कहा जी हम वो टिकट कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन जब ये पता चला कि वो पैसे पकड़े गए हुए हैं तो उसी उम्मीदवार को कहा गया कि आप आज़ाद इलेक्शन लड़ लें, अब ज़रा शोर मच गया है, हम आपको वोट दे के जिता देंगे, बाद में आप शामिल हो जाइएगा। तो आपने देखा कि वही उम्मीदवार जिनको कहा गया कि 70 करोड़ वो दे रहे हैं टिकट के लिए और उनसे टिकट वापस ली गई, उन्हें आज़ाद हैसियत में जितवाया गया अपना उम्मीदवार वापस लेके, और फिर अब पीटीआई में शामिल कर लिया गया। ये मजाक है जो लोगों के सामने है। इसी तरह अब दूसरी बात यह है कि सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, किसी जगह पीटीआई को एतराज़ नहीं
के नताइज उसकी तवक्को के बरक्स आए हैं। हत्ता ये कि मरकज़ में 2 सीटें हैं, उनमें से भी जो ख़वातीन की सीट है वो जीत गए हैं, तो उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। 52 सीटों पे अगर इलेक्शन हुआ है, 51 उनके पर सर ये नज़दीक तो ठीक हमारी हुई। अब एक सियासी कल्चर का हिस्सा नहीं बन गया? जो हम जीत जाते हैं वो हम जीत जाते हैं, जो हम हारते हैं उसके ऊपर सबको एतराज़ नहीं होता है, हम कहते हैं नहीं धांधली हुई है। नहीं, जनरल मैं इलेक्शन आपको में भी बताऊं ना, सर बिल्कुल यही होता है। मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूं, देखिए 52 में से 51 नशिस्तों पर पीटीआई को कोई एतराज़ नहीं, उनके नज़दीक 51 नशिस्तों पर बिल्कुल इंतखाब ठीक हुआ है। एक 52वीं नशिस्त जिस पे कि हफीज शेख साहब हारे हैं, और उसकी वजह यह है कि उनकी मुआशी पॉलिसियों पर खुद हुकूमत के नुमाइंदों ने अदम एतमाद किया है। 52 में से एक सीट जो इनके नज़दीक मुतनाज़ है, इमरान खान साहब ने पूरे सिस्टम को मुतनाज़ कर दिया है और बयानिया ये बनाया है कि सेनेट का सारा इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने धांधली में कराया है, पैसा चला है, और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने ये शोर मचाया है कि पाकिस्तान के सेनेट के अंदर पैसों से सीटें खरीदी जाती हैं। देखिए, मैं फिर दोहराऊंगा, 52 में से 51 नशिस्तों पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। सिर्फ एक नशिस्त जिस पे शिकस्त हुई है उसको पकड़ के ऐसा ब्लो अप किया है और लोगों के सामने ये बयानिया बनाया है कि पूरा सिस्टम उनकी नज़र में मशकूक कर दिया है। ये है टिपिकल इनकी सियासत। जहां इनका मफाद पूरा हो रहा हो वहां पे असूल पकड़ के गटर में फेंक दो, जैसे 35 और 70 करोड़ में टिकटें बेची हैं। और जहां आपके मफाद पे जद पड़े वहां पे बड़े असूल पर आपको, जहां पे शिकस्त हो वहां पे अपने असूल का झंडा लेके खड़ा हो जाओ और पूरे निज़ाम को ही बुलडोज कर दो, उसको गिरा दो। तो ये माफ सर कीजिए, इस तरह तो नहीं सियासत चल सकती है ना। बिल्कुल सर, बट ये बताइएगा, तो एक तरफ तो इमरान खान साहब का ये इल्ज़ाम है कि पैसे चले हैं, मगर दूसरी तरफ बहुत लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, जो मरीम नवाज साहिबा ने स्टेटमेंट दी कि पैसा नहीं चला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। तो सर बताएं, इस बात में कितनी सदाकत है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो इस वक्त MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या उन्होंने आपसे अगले जनरल इलेक्शन के लिए टिकट मांगा है, और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उनसे ये कमिटमेंट की है? देखिए, इस वक्त हर पीटीआई के MNA को पता है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई का टिकट सियासी जहन्नुम का टिकट है और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का टिकट सियासी जन्नत का टिकट है। लेकिन तो सर आप इन हमारे नोटों को पास इसलिए दे रहे हैं ये टिकट्स? नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास अपने वफादार साथी हैं, हमारे पास अपने पार्टी के लोग हैं। हम किसी जगह ऐसा लोटा नहीं लेंगे जहां पर हमारे पास अपना वफादार पार्टी का लॉयलिस्ट मुतबादिल मौजूद है। तो जब इलेक्शन का वक्त आएगा उस वक्त हम देखेंगे कि अगर कोई नशिस्तें खाली हैं जहां पे उम्मीदवार नहीं है तो किसी को एडजस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन सेनेट के अंदर कोई सौदेबाजी हमने नहीं की। जो मरियम साहबा ने बयान दिया था उसका मकसद ये था कि जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके अंदर मुस्लिम लीग नून का टिकट जहां खड़ा हुआ है वो कामयाब हुआ है, और अब हर कोई हमसे राब्ता कर रहा है। वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून सर अगर उन्हें जिमनी वो कमिट तो करे। बात कर रही थी आज सेनेट इलेक्शन की सर, वो कह रही थी वो पैसा मैं नहीं चला, पाकिस्तान वो मुस्लिम लीग नवाज का टिकट चला है। वो ये कह रही थी कि इस वक्त लोगों के नज़दीक पैसे की अहमियत नहीं। आज मुस्लिम लीग नून किसी को कमिटमेंट दे दे कि हम आपको अगला टिकट देंगे तो वो छलांग मार के हमारी तरफ आने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ये कमिटमेंट्स दी होती तो हम अदम एतमाद के ऊपर ये अपसेट कर सकते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, मुस्लिम लीग नून इस बात का जायज़ा लेगी, हमारी क़यादत जायज़ा लेगी, और हम ये भी समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में इब्नुल वक्त किस्म के सियासतदानों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। बट सर फिर जो सेनेट इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर्स थे, टॉक शोज में आके कह रहे थे कि हमने लिस्ट बनाई है, हमसे भी लोगों ने टिकट मांगा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, हमने वो नाम फॉरवर्ड कर दिए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। क्या इन बातों में कोई सदाकत है? आई मीन, डिड पीपल गेट इन टच विद यू? उन्होंने नहीं, क्या, ऐसी ये कोई आपने बात माना हो या ना माना हो, क्या मेरे उन्होंने ये ऑफर की थी कि वो मेरे वोट कर देंगे अगर आप टिकट की कमिटमेंट कर दें? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ और कोई ऐसी टिकटों की सौदेबाजी नहीं हुई। हफीज़ शेख साहब के हारने की बड़ी वजह यह है
कि उनके अपने पार्टी के लोग उनकी मुआशी पॉलिसियों से नालां थे। वो जब हलकों में जाते हैं तो लोग उन्हें कहते हैं बिजली के बिल लेकर आ जाते हैं, गैस के बिल लेकर आ जाते हैं, आटे चीनी गैस और रोज़मर्रा की अशिया की जो महंगाई है उसका रोना रोते हैं, बेरोज़गारी का रोना रोते हैं। तो हुकूमत के अंदर भी शदीद बेचैनी थी जो मुल्क की मुआशी पॉलिसियाँ हैं, और इसकी वजह से उन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस किया है हुकूमत और इमरान खान साहब की मुआशी पॉलिसियों के ऊपर। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब जो सेनेट चेयरमैन का इंतखाब आ रहा है, ज़रा अजीब सी बात है कि जो दोनों पोजीशंस हैं, एक JUIF के पास चली गई है, मतलब कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इंटरेस्टेड नहीं थी किसी को नॉमिनेट करने के लिए। देखिए, इस वक्त जो सेनेट है उसमें 3 प्रिंसिपल पोजीशंस हैं, चेयरमैन की है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की है, और कौन वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ये PDM की जमातें आपस में इस पर इत्तफाक राय से फैसला करती हैं, और हम समझते हैं कि जो भी वहाँ पे पैनल है उसमें बलूचिस्तान को नुमाइंदगी देनी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान एक हमारा मुल्क का पसमानदा सूबा भी है और उसको मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि ये हज़रत मौलाना मुफ्ती इमरान अहमद नियाज़ी साहब, जिन्होंने PhD की हुई है अखलाकियात में, ये पिछले कितने दिनों से अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं कि जो सीक्रेट बैलेट है उसके अंदर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तो ओपन बैलेट होना चाहिए, जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। हुक्मरान इत्तेहाद के पास तो हैं 47 सीटें और अपोजिशन इत्तेहाद के पास हैं 53 सीटें। ये बताएं कि वो कौन सा हिसाब है, मैथ्स है, वो कौन सी साइंस है जिससे ये 47 को 55 या 53 बनाना चाहते हैं। सर उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हफीज शेख साहब हारे हैं। बट वी नीड टू टेक अ ब्रेक है नाज़रीन। ब्रेक से वापस आएंगे तो एहसन इकबाल साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें एहसन इकबाल साहब से। जी एहसन साहब, उस वक्त सर ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ये सेनेट इलेक्शंस के सारा मामला का, तो सर आपको अपोजिशन को क्या ये ख़दशा है कि अगर सादिक संजरानी साहब एक दफ़े फिर जीत जाते हैं, एक दफ़े फिर वो चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं, तो सर अपोजिशन के पास भी शोर मचाने के लिए उतनी ही स्पेस होगी जितनी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है कि जो नंबर्स थे उनसे एक हमें सरप्राइज़ मिला, हफीज़ शेख साहब इलेक्शन हार गए, तो हो सकता है कि उसी तरह अगर सादिक संजरानी साहब इलेक्शन जीत गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी कि जी लोगों को कैंडिडेट नहीं पसंद आया PDM का। देखिए ना, मैंने जैसे शुरू में कहा कि हफीज़ शेख साहब के हारने की वजह तो ये थी कि वो इस वक्त मुल्क की हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उनके आर्किटेक्ट हैं, और इस वक्त पाकिस्तान का कोई ऐसा शहरी नहीं जो इन मुआशी पॉलिसियों पर खुश हो। तो उनके अपने लोगों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट वोट किया। इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि जो ना समझ में आने वाली हो। दूसरी बात है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं वो माजी में स्पीकर रहे हैं, और बहैसियत स्पीकर उनका तमाम अरकान से बहुत गहरा ताल्लुक़ था। फिर वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कि जिन्होंने अपने दौर में पार्लियामेंट को और पार्लियामेंटेरियंस के साथ एक बहुत गहरे मरासिम कायम किए, तो 2-4 उनके ज़ाती ताल्लुक़ के साथ भी उन्हें वोट दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल अकल में आने वाली बात है। अब ये संजरानी साहब और उनका जब मुकाबला होगा तो इसमें तो कोई मुआशी पॉलिसियाँ नहीं हैं। इसमें तो साफ और सीधी बात यह है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग होगी और अपोजिशन के 53 को 47 बनाया जाएगा और हुकूमत के 47 को 53 या 52 बनाया जाएगा, ये तो फिर खरीदो फरोख्त की मंडी के बगैर काम नहीं हो सकता। तो कहाँ गए वो हजरत ये तो माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट ये तो नहीं हो सकता ना कि जो इलेक्शन अपोजिशन जीत जाए तो कहे वहाँ कैंडिडेट ठीक नहीं था, और जो इलेक्शन आप लोग हार जाए तो आप कहें कि कैंडिडेट ठीक था, इसलिए अगर अपसेट हुआ है तो उन्होंने पैसा लगाया है। मतलब कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, या वो चेंज द गेम टू सूट देमसेल्व्स, या वो जैसे लगता है, तो ये फिर PDM पे भी सर इल्ज़ाम लग सकता है ना। नहीं, अब मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा। देखिए, हफीज शेख साहब या हुकूमत के उम्मीदवार के खिलाफ तो प्रोटेस्ट वोट समझ में आता है कि जो मुआशी पॉलिसियां, बट आपके ख्याल में यूसुफ रजा गिलानी साहब से कोई नाखुश हो ही नहीं सकता?
ऑपोजिशन में जो मेजॉरिटी में है उनसे नाराज होने की क्या वजह है? वो हुकूमत में तो नहीं है ना, वो तो खुद ऑपोजिशन में है। तो इस वक्त अगर ऑपोजिशन से कोई डिफेक्ट करेगा या करवाया जाएगा तो उसकी तो सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब इज नॉट एन इनकम्बेंट। डिफेक्शन या जो प्रोटेस्ट होता है वो इनकम्बेंट के खिलाफ होता है। तो जब आप इनकम्बेंट नहीं है और आपकी सफ़ों से कोई डिफेक्शन होगी, वो तो एक ही सूरत है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती इमरान खान साहब लोटों की कोई बाजार लगाएंगे, कोई खरीदो फरोख्त करेंगे, तो इनके हाई मॉरल्स किधर गए? तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इमरान साहब इंतहाई दो स्टैंडर्ड्स के तो सर, हामिल जो हैं। सादिक संजरानी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, उसमें भी मंडी लगी थी? बिल्कुल लगी थी। आप मुझे तो बताइए ना सर, कि आपने उसके 64 बारे में क्या किया फिर? जी, हमने उसको निशानदेही की और जिन लोगों पर हमें शुबा था उनके खिलाफ हमने कार्रवाई यूं की कि हर पार्टी ने कोशिश की कि उनको दोबारा टिकट ना दिया जाए। और सर, वो कौन इसमें लोग थे? आप क्या हमसे अब नाम शेयर करेंगे वो? जी, वो इस वक्त नाम शेयर करना मुनासिब नहीं है, जब उसको हमने इंटरनली डील कर लिया है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है, वो अगर कहीं पैसे की शिकायत है तो वो एक जमात की तरफ से है, उसका नाम पीटीआई है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर एमपीए बिकते हैं, उसके बिकते हैं। सिंध और बलूचिस्तान में टिकटें बिकती हैं, उसकी बिकती हैं। पीएमएलएन या पीडीएम की किसी और पार्टी के हवाले से तो कहीं ये खबर नहीं आई कि उसकी क़यादत ने अपनी टिकटें बेची हैं। तो लिहाजा नहीं, तो ये सर, एक आपने अभी लोगों कह को दिया ना कि धोखा जिनको आपने टिकट्स नहीं दिए, वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट कुड बी कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपके खिलाफ वोट दिया था। तो वो तो क्लियर हो गए कि नाम, आप इल्ज़ाम किस किस पे लग रहा है? जिन सब जो लोग इस वक्त रिटायर हुए हैं और जिनको आपने टिकट्स नहीं दिए, तो आपकी बातों से फिर उन सब पे शक किया जा सकता है। नहीं, उन सब पे शक नहीं किया जाएगा। उनमें चंद लोग हैं, चंद लोग हैं। कुछ लोगों ने तो खुद अप्लाई नहीं किया, हमने उनको टिकट नहीं दी। और बाकी जो है, जिन लोगों पे हमें शक था उनको भी नहीं किया। और दूसरे एक ये भी थी हमारी मजबूरी कि इस दफ़ा हमारी नशस्तें बहुत कम थीं। पीएमएलएन के पास जो कोटा था वो हमारे पास कम था, चूँकि 2018 में हमें धांधली तो के सर, साथ लोग तो सूबाई फिर आपके भी बिकते हैं ना, यही तो मसला है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पंजाब के ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली है, मरियम नवाज साहिबा ने तो बहुत क्लियरली कह दिया है कि जमात जो है तैयार नहीं है। क्या वो जो उनकी स्टेटमेंट है, उनका मरियम नवाज साहिबा का बयान है, क्या हम कह सकते हैं कि वो ऑफिशियल पॉलिसी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, या ये एक ऐसा इशू है जब पीडीएम में आप डिस्कस करेंगे तो कोई लचक आ सकती है? देखिए, बात तो यह है, मैं समझता हूँ कि मेरा ताल्लुक भी पंजाब से है। 2018 में पंजाब का मैंडेट चुराया गया था। छोटे सूबे इससे पहले ये शिकायत करते थे कि हमारा मैंडेट चुराया जाता है, लेकिन 2018 में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का भी मैंडेट चुराया गया, क्योंकि पीएमएलएन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हमारा हक था कि हमें हुकूमत बनाने दिया जाता, हमसे हमारा हक छीना गया और ज़बरदस्ती छीना गया। 50,000 से ज़ायद हमारे लोकल गवर्नमेंट के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनको पौने 2 साल से गैर आइनी तौर पे बरतरफ कर दिया गया है। हम पिलर टू पोस्ट जा चुके हैं, ना हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ना सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा देख रहा है कि इस वफाक के अंदर वो अपना हक किससे जाके मांगे। तो ये एक बहुत बड़ी महरूमी है जो पंजाब के अंदर पैदा हो रही है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि जो मरियम नवाज साहबा ने बात की है, वो पार्टी के अंदर काफ़ी एक इत्तफाक राय है कि हम नहीं चाहते कि हम कंधा इस हुकूमती इत्तेहाद को दें। अगर पंजाब में कोई तब्दीली आएगी तो वो मुस्लिम लीग नून के हक में होगी, और अगर वो तब्दीली किसी हुकूमती इत्तेहाद के लिए है तो हम बिला वजह अपना कंधा उसको देकर अपने मुंह पे रसवाई नहीं मलना चाहते। और आखिरी बात मैं कहूँगा कि इस सिस्टम के अंदर ये जो असेंबलियाँ हैं, इनके अंदर कोई मुस्तहकम मजबूत ढांचा जो मुल्क के मुआशी मसलों को हल करे वो नहीं निकल सकता। और अगर हमने इनके अंदर म्यूजिकल चेयर खेला, पाकिस्तान इतना दलदल में धंस जाएगा, निकल नहीं सकेगा। एक और वाहिद रास्ता मुल्क के लिए है, आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन कराए जाएं और हकीकी नुमाइंदा हुकूमतों को मौका दिया जाए, वो कायम हो, और वो सही। प्रायोरिटी के वो रिफॉर्म्स लाएं जिनकी हमें ज़रूरत है मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए।
तो एहसन साहब, आप मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी किस्म के नो कॉन्फिडेंस मूव को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल स्पीकर के खिलाफ सेंटर में हो, क्योंकि जो आप कह रहे हैं फ्रेश इलेक्शंस, वो इन दोनों नो कॉन्फिडेंस मूव से तो होगा नहीं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस से फ्रेश इलेक्शंस की तरफ बात जाती है। देखिए, ये तो जो हिकमत अमली है पीडीएम लीडरशिप डिसाइड करती है, लेकिन मैं अपनी जमात का मौक़िफ़ दे सकता हूँ। हमारी जमात इस बारे में यकसू है कि पाकिस्तान को जिन मल्टीपल क्राइसिस का इस वक्त सामना है, उनका वाहिद हल एक नया इलेक्शन है, एक रीसेट है। इस इंतखाब का जो 2018 में हुआ था, उसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब एक सिस्टम बनाया गया था, ये फेल हो चुका है। उसे आप हाइब्रिड सिस्टम कह लें, उसे आप बंदोबस्त का निज़ाम कह लें, या जो भी निज़ाम कह लें, वो फेल हो चुका है। इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग, इट इज़ नॉट वर्किंग। और अब अगर हम इसके अंदर ही लगे रहेंगे तो हम एक दलदल में मजीद धंसते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आज हेल्थ वर्कर्स के अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ, मगर बहुत बदनज़मी जो थी वो पाई गई शहर के अंदर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मुल्क भर के अंदर 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का जो मरहला है वो आज से शुरू हो गया। NCOC के मुताबिक 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उनको बज़रिया SMS मुतल्लिका वैक्सीन सेंटर पर जाके वैक्सीन लगवाने का बता दिया गया है। इससे कबल पहले मरहले के अंदर हुकूमत ने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का अमल का आगाज़ किया था, मगर जो रिस्पांस आया वो ज़रा मायूस कुन रहा। ताहम अब सीनियर सिटीजन्स की वैक्सीनेशन की बारी है, मगर इस हवाले से भी आज शहरियों की शिकायत सुनने में आ रही हैं, जिन्होंने खुलकर इजहार किया सोशल मीडिया पर कि मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर वैक्सीन की अदम दस्तयाबी थी, जो अमले का रवैया था उसके अंदर मसाइल थे, समाजी फासले को नज़रअंदाज किया गया। बहुत बदनज़मी जो है ओवरऑल लगता है कि आज ज़्यादातर पॉइंट्स पे रही। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है, और आज ये इस्लामाबाद के अंदर पिम्स हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए गए थे। वेलकम टू द शो जाहिद साहब। जी सर, सुना है आज आप भी पिम्स अस्पताल गए वैक्सीन लगवाने के लिए, पर कुछ आपका तजुर्बा खास अच्छा नहीं रहा। इतना बुरा तजुर्बा था कि मुझे तो अब वैक्सीन के ऊपर भरोसा ही उठ गया। एक तो ये था कि जहाँ पे उन्होंने जितने लोगों ने रजिस्टर शायद करवाया था, सबको जो है उन्होंने SMS के जरिए कह दिया कि आज आ जाए। पिम्स में जो है वो सूरत हाल ये थी कि उन्होंने वैक्सीन सेंटर जो पुराना है उनका, उसी पे जो है इसके इंतजाम किया था। और जब मैं पहुंचा था तो वहां देखने के काबिल सीन थे। लोग बाहर खड़े हुए थे, तकरीबन 100-150 करीब बाहर थे, और उसके बाद जो है वो गेट में ऐसा लगता था कि धक्कम पेली हो रही है। इस तरह से मुझे तो वो मंजर याद आता है कि किसी उसमें कोई जैसे सिनेमा हाउस में पहले होता था कि घुसने से के लिए जो टिकट के लिए जो लोग लाइन लगाते हैं घुसने, वो था। ब्लैक में टिकट खरीद रहे होते, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वो वाली सूरत हाल थी सर। उससे अच्छा दूसरी बात है, कोई SOP नहीं थी। कोई भी जो है, जो चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का या किसी यानी NCOC का कोई भी ऑफिसर वहां पे नहीं था कि जिनको लोगों को बताता या उनको फिर इनके लिए बैठने का भी इंतजाम करते। और अंदर जब उसके अंदर जो हॉल के अंदर दाखिल, उसमें 1-2 सिक्योरिटी के लोग खड़े हुए थे और वो लोगों को रोक रहे थे। और उसके बाद एक और चीज भी हुई कि जो है वो पर्ची जो है, मैं तो सोचा था कि जब जाएंगे तो वहां पे कोई बाज़ाब्ता इंतजाम होगा कि आपको मिल जाएगा कोई टोकन जिसके अंदर से फिर आप करेंगे या बैठने का भी इंतजाम होगा। वहां पे टोकन नामी कोई चीज नहीं थी। वो जेब से निकाल के जो सिक्योरिटी का था वो अपने हाथ से नंबर लिख के लोगों को तकसीम करने लगा। जब लोग उन्हें धक्के गए, मुझे भी इसने दे दिया और उसमें मेरा 380 नंबर था। और उसके साथ साथ जो है मैं देख रहा था कि 380 नंबर मुझे दिया था। मतलब कि यानी कि वहां तकरीबन 400 लोग थे जब आप वहां पहुंचे।
saying कि ये था, अंदर पता नहीं कितने होंगे। लेकिन उसके बाद एक और भी चीज थी, इतने बूढ़े बूढ़े लोग थे वहां पे मेरे ख्याल 80 साल 50 साल लोग जो हैं, यानी मैं 2-3 लोगों को तो इसमें व्हील चेयर पे भी देखा, और 1-2 लोगों ने मुझसे, फिर मैं बात करता रहा उनसे, तो मुझसे शिकायत कर रहे थे किसी को कोई बीमार थे। मेरे ख्याल ज्यादातर लोग जो थे वो उनके वनरेबल क्लास में से आते थे, किसी को कोई डायबिटिक था, कोई क्या था, वो सब आके कहने लगे कि ये सूरत हाल है। वो कहते कम से कम बाहर कोई एक कुर्सी भी मिल जाती जो कि बैठ सकते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो ख्याल में नहीं था कि इस किस्म का इंतजाम करेगा। वो तो अच्छा खासा जिस तरह के झमगटा वहां बना हुआ था, वहां तो अगर कोरोना किसी को ना भी हो तो फिर खतरा रहता है कि कोरोना हो जाएगा। मैं उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर के पास गया कि जरा देखें, तो उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। उन्होंने नादरा वालों ने जो है वो दे दिया, और ना देखा ना कुछ किया कि कितने लोग आ सकते हैं। तो एक ये था कि मेरी समझ में नहीं आया कि एनसीओसी ने जब वैक्सीनेशन सेंटर बनाए थे तो ख्याल यही किया जा रहा था कि कोई यानी उसको खुली जगह पे होगा, लोगों के लिए बाकायदा कुछ इंतजाम होगा। तो जाहिद साहब, आपने फिर इवेंचुअली क्या वहां इंतजार किया वैक्सीन लगाने का? मैंने तकरीबन आधा पौन घंटा पे एडमिनिस्ट्रेटर का गया, वापस आके देखा तो वही हाल था। तो लोगों ने वही शिकायतें कर रहे थे। तो फिर मैं चलाया, मेरे ख्याल में 11:30 बजे करीब चलाया। उसके बाद मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा कि जो है वो 11:30 से 1 बजे तक बाहर खड़े रहे, वो अंदर दाखिल नहीं हो सके। तो ये सूरत हाल आज थी कि मेरा ख्याल ये कि इससे बड़ी बदइंतजामी हो नहीं सकती है। कोई एसओपी का नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं मालूम होता था कि कोई इस किस्म की वैक्सीनेशन हो रही है कि है कोविड-19 की, जो कि खुद एक खासा मौलिक मर्ज है। वहाँ जो लोग खड़े हुए थे तो और स्पेशली अगर सीनियर सिटीजन्स गए हों वैक्सीन लगवाने के लिए इसी वजह से, तो सर अब आप आगे क्या करेंगे? कुछ आपने और मालूम किया है? मुझे तो कोई भी नहीं मालूम हो रहा है। मैंने कुछ दोस्तों से मालूम किया जिनके कुछ सीडीए सेंटर में था, कोई पोली क्लिनिक में था। बखैर कमो बेश सबका तजुर्बा जो है कोई बहुत अच्छा नहीं गया। एक तो ये था कि मैं समझ में नहीं आया कि हेल्थ डिपार्टमेंट कह लें, जो भी यहाँ की इंतजामिया थी वो कहाँ गायब थी। मतलब अगर ये कि जो लोग आए थे तो उनको एक तरीका भी हो सकता था कि आप उनको टोकन दे देते कि आप यहाँ पे बैठे, उसके बाद हम बुलाते रहेंगे, या कह देते कि भाई आज इतने लोग आ सकते हैं, बाकी कल आ जाए। बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन ऐसा लगता था कि जो है वो उन्होंने सोचा कि जो आता है आने दो। And nobody was in charge. Nobody was in charge. There was no one from health department, from NCOC, कोई भी नहीं था वहां पर, कोई भी बाहर नहीं था। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने हमसे बात की। नाज़ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद की, और जो यहाँ एक क्राइम और सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से सूरत हाल बिगड़ी हुई नज़र आ रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे जुड़वा शहर के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे होने वाले ताज़ा तरीन हमले हैं। 7 मार्च को रावलपिंडी में थाना रेस कोर्स के इंस्पेक्टर मियां इमरान अब्बास को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, एक ऐसे वक्त में जब वो अपने फैमिली के साथ कार में सवार होकर कचहरी चौक से गुजर रहे थे। इस कार्रवाई के नतीजे में इमरान अब्बास साहब की शहादत हुई। इससे कबल 1990 में उनके वालिद इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास भी रावलपिंडी में डाकुओं के साथ मुकाबले में शहीद हुए। मीडिया इत्तलात के मुताबिक इंस्पेक्टर इमरान जो है हसास नौयत के मुकदमात की तहकीकात में मसरूफ़ थे और उनको धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही थीं। इसके साथ साथ 7 मार्च को ही इस्लामाबाद के G13 सेक्टर के अंदर पुलिस नाके के ऊपर 3 अहलकारों को फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक अहलकार की शहादत हुई, जबकि 2 दीगर जो अहलकार थे वो ज़ख्मी हुए। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं शकील करार साहब, डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद में रिपोर्टर हैं। वेलकम टू द शो सर। जी शकील साहब, ये बताइएगा क्या तफसीलात है ख़ासतौर पर जो इंस्पेक्टर इमरान अब्बास साहब के कत्ल के हवाले से, क्या वाक़या है ये, और कुछ पता चला है कि क्यों उनको टारगेट किया गया? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये दोनों वाक़यात जो हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के, ये इनकी नोयत अलग अलग है। रावलपिंडी में जो मियाँ
इमरान अब्बास पर फायरिंग हुई तो उस अपनी फैमिली के साथ उन फैमिली को घर छोड़ने जा रहे थे और उनके साथ दूसरी गाड़ी में एक और इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ मौजूद थे जिन्होंने उनको घर से पिक करके किसी जगह पर लेके जाना था कि ये वाक़या पेश आया। चलती गाड़ी में मोटरसाइकिल सवार ने करीब से उनकी गर्दन पर जो सीधा फायर किया और वो मौके पर ही शहीद हो गए थे। इसके हवाले से पुलिस के ज़राए के मुताबिक मियाँ जो इमरान है वो एक ख़ास केस पे काम कर रहे थे और उस केस में दूसरी तरफ जो फरीक है वो एक वकील बताया जा रहा है और उस वकील के हवाले से बताया जा रहा है काफ़ी उसकी रेपुटेशन ख़राब भी है, माजी में भी उसके खिलाफ इस खास केस से आपकी क्या मुराद है कि क्या वो एक कोई क्राइम का केस था, टेररिज्म का केस था? कुछ तफसील शेयर की जा सकती है कि किस किस्म का ये ख़ास केस था? जी बिल्कुल, वो कोई टेररिज्म नहीं थी, ना ही कोई वो उसमें किसी किस्म का ये दूसरा कोई फ़िरका वारिद की हम बात कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें इशू नहीं था। इशू ये था कि एक वकील है, उनके खिलाफ वो केस था और उसमें इंस्पेक्टर ने एक रोज़ 2 रोज़ पहले ही कोर्ट में शहादत दी थी और कुछ दिनों से उनको वाकई धमकी आमेज टेलीफोन कॉल्स आ रही थी जिसका उन्होंने बाकायदा तौर पर CPO पिंडी को इतला दी थी, बताया था। मतलब वाकये से पहले जो कुछ होता जी नहीं जी हाँ, मर्डर केस था, उसमें पहले कहा उसमें गवाही दी थी और उसके अलावा जो धमकियाँ मिली तो CPO को बाकायदा तौर पर आगाह किया था। और इस वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस जो है उसने कोई 12-15 टीमें बनाई थी जिन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर रेड किया, लेकिन वो वकील अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आ सका, वो रिपोर्ट हो चुका है। ताहम कुछ ज़राए बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने आज प्रोटेक्टिव बेल भी हासिल की है रावलपिंडी हाई कोर्ट से और उसके अलावा 3 से 4 लोग पुलिस की कस्टडी में हैं जिनसे तफ्तीश का अमल जारी है और पुलिस बाकायदा तौर पर पता है पुलिस को, रावलपिंडी पुलिस को, कि उसके पीछे कौन सा वकील है और उसकी वजूहात क्या है। तो इसलिए पुलिस उस वाले से टोटल क्लियर है कि मामला है क्या। जबकि इस्लामाबाद का जो मामला है जिसमें एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल एक कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के साथ जीतरा में मामूल की चेकिंग पर गश्त पर थे कि मोटरसाइकिल सवारों ने 32 बोर से फायर किए। उसमें कोई क्लाशिकोफ इस्तेमाल नहीं हुई है लेकिन 32 बोर के फायर इस्तेमाल हुए हैं और उसमें हेड कांस्टेबल कासिम शहीद हुआ था। तो ये वाक़या कुछ इस तरह के इससे कबल भी पिछले साल भी इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में ही इसी तरह जो डाकू थे उन्होंने रोकने पर पुलिस पार्टी में फायरिंग की थी और एक ASI शहीद हो गया था, उसका ताल्लुक हरीपुर से था। तो ये स्ट्रीट क्राइम है क्योंकि इस्लामाबाद में कुछ अरसे से ऐसे ग्रोह आ चुके हैं स्ट्रीट क्राइम के ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार जो है जो रोकने पर सेकंड्स में फायर करते हैं। जी शकील साहब, इस पे हम आपसे पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। आखिर वजह क्या है, क्यों इस तरह क्राइम जो है बढ़ रहा है और इस तरह के भी वाक़यात हो रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी निशाना बन रही हैं? देखिए, पुलिस में जो तब्दीलियां हुई उसकी वजूहत भी यही थी कि एक नौजवान उसामा सती का मर्डर हुआ पुलिस एहलकारों के हाथों, कमांडोज के हाथों पुलिस थे। तो उससे पहले भी उसके बाद भी IG इस्लामाबाद के चेंज हुए, DIG चेंज हुए, SSP चेंज हुए, लेकिन स्ट्रीट क्राइम में उस तरह कमी नहीं आई है जो कि होनी चाहिए थी। हम कह सकते हैं कि 30% कमी होगी लेकिन स्ट्रीट क्राइम हो ज़रूर रहा है। ख़ास तौर पे पर्स स्नैचिंग का, मोबाइल स्नैचिंग का, पैसे छीनने का और उस दौरान में फायर करने का जो अमल है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है कि जो मुल्ज़मान है वो एक सेकंड में जो जिससे लूट रहे होते हैं वो मज़ामत करता है तो उस पर फौरी फायर खोल देते हैं। यहाँ पुलिस अगर आमना सामना हो जाए तो पुलिस के ऊपर फायर करने में ये मुल्ज़मान एक सेकंड नहीं लगाते, वो फायर करते हैं। इससे वाक़यात तो पिछले 1 साल में 8 से 10 वाक़यात हो चुके हैं पुलिस की शहादत के साथ साथ पुलिस एहलकारों पे फायरिंग के। इसी तरह आम लोग जिनको लूटा जाता है उनके ऊपर फायरिंग के वाक़यात भी बाकायदा रिपोर्ट हो चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी हैं और ये ग्रोह है। उसके अलावा एक ग्रोह है 5 रुकनी जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसका ताल्लुक कराची से है। वो वाइट कलर की गाड़ी में आते हैं, हफ्ते में 1 से 2 बड़े सेक्टरों में बड़ी वारदातें करते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। फिर चंद रोज़ के बाद दोबारा वो आते हैं सफ़ेद रंग की गाड़ी में और डकैती करते हैं घर में मुसल्ला और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। उसके पीछे क्योंकि उन्होंने गुज़श्ता दिनों रावलपिंडी DHA में एक साबिक आर्मी जनरल थे, उनके घर में डकैती की वारदात की, तो उसके बाद से आर्मी भी अलर्ट हुई है और हसास इदारे पुलिस साथ मिल के उस गैंग को तलाश कर रहे हैं और इम्कान है कि अगले चंद रोज़ में वो शायद गिरफ्तार भी हो जाए। लेकिन जो छोटे छोटे स्ट्रीट क्राइम से जो लोग हैं वो कुछ ग्रुप CID ने पकड़े भी हैं, लेकिन अभी भी मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के जो बैठे होते हैं, 2 मोटरसाइकिल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।